गणपत जी, पिताजी और मेरे आदर्श, जैसा कि मैंने इनको आदर्श किशोर जी डॉक्टर साहब को यूट्यूब पे देखा या अपने दोस्तों से सुना, तो मेरे को हमेशा ऐसे लगता था कि पर्सनैलिटी ये होती है। बाड़मेर के अंदर एक कैडेट एनसीसी का जवान जैसे दिखते हैं, इनकी उम्र भी काफ़ी होगी लेकिन हम सबसे ये जवान हैं। इनको देख के मैंने प्रेरणा ली थी कि मैं आईपीएस बनूंगा या आईएएस बनकर या आईआरएस बनकर टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करूंगा। अगर मैं आईपीएस बनता हूं तो ठीक, अन्यथा आईआरएस बनकर या आईएएस बनकर मैं टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन जरूर करूंगा। और मेरी इच्छा है कि मेरी पर्सनैलिटी आदर्श किशोर जी जैसी हो। मेरे सामने विराजमान माताएं और भाइयों और सामने विराजमान शिक्षक और सभी पधारे हुए मेहमानों, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। कई बार क्या होता है कि हमारा पुरुष प्रधान समाज है और हम अपनी सफलता का श्रेय देते देते भूल जाते हैं कि मेरी माँ कहाँ है। तो मेरे सामने विराजमान माताओं, आप सबको प्रणाम। क्योंकि हम जब मैं जब लूनी में था तो पास में एक माताजी थी जिन्होंने मुझे खाना खिलाया 2-3 साल तक। कोरोना के दौरान अपने घर पे मेरा जब इलाज चल रहा था तो मैं उनके घर पे रुका। दिल्ली में जब था तो जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था तो मेरे जो मकान मालिक में जो चाची जी रहती थी उनको मैं प्रणाम करके जाता था, वो दही चीनी खिलाती थी। जब मैं इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पे सत्यवती जी मैडम है माननीय, उनका बोर्ड था और उन्होंने जिस तरीके से पोलाइट तरीके से बात की तो मेरे को लगा कि इस बार मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो इंटरव्यू देने के बाद की जो मेरी फीलिंग है वो एक भुज मूवी आई थी, उसके गाने की थीम पर है कि एक माँ के होकर आए हैं, हर माँ के हो जाएंगे। अब मैं अपनी जर्नी बताऊंगा थोड़ी सी, पर सारी बातें नहीं बता पाऊंगा। तो मेरी इच्छा रहेगी कि कुछ देर में अपनी बात बताने के बाद आप लोग सवाल पूछें। बाकी मैं 2-3 दिन से भाषण देना सीखा हूँ तो अब तो मैं कितना ही दे सकता हूँ। क्योंकि इससे पहले मुझे ऐसा अनुभव नहीं था भाषण देने जैसा। मैं लगातार 3 सालों तक, ज़्यादा तो नहीं पर 5 घंटे रोज मिनिमम, अगर मैं पढ़ाई नहीं करता था तो बीमार हो जाता था। पिछले 2-3 दिन से मुझे ये पता लगा कि मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है, मेरे को आवड़ नहीं रहा है। फिर पता चला कि मैं ज़्यादा लोगों के बीच में रहने का आदी नहीं हूँ, अकेले रहने का। मेरे को मेरे साथ ही आवड़ता है और किसी के साथ आवड़ता ही नहीं। तो मेरी जर्नी के बारे में ये है कि मैंने कुचामन से 12वीं पास करी और उसके बाद में आईआईटी की तैयारी कर कुचामन में 12वीं पास की खास बात यह है कि वहाँ पे मैंने आर्ट्स लेने की बात की थी 11th में। पिताजी को मैंने कहा मेरे को आईएएस बनना है और आर्ट्स ले लूँ क्या। इन्होंने कहा कि पढ़ाई छोड़ दे, बोरियाँ धंधो चल रही है। तो इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे साइंस दिलाई और फिर मुझे आईआईटी की तैयारी के लिए भेजा। मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम भी दिया, एनआईटी रायपुर में मेरे को बायोटेक ब्रांच मिली। फिर मैंने लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया और बीएससी की वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से पूरी की और जॉब के साथ में तैयारी की। एक बात यह है कि मेरे पिताजी ने हमेशा एक चीज़ सिखाई, जब 2 आसान बातें होती है उनमें से कठिन को चुनना जरूरी है। हर जगह आपके सामने 2 डिसीजन होंगे, ए या बी। उनमें से इन्होंने कहा जो कठिन है वही चुनो। कभी कभी हमारे लिए ये होता है कि पैसा खर्च करना होता है या समय खर्च करना होता है। तो पिताजी ने हमेशा ये सिखाया कि पैसे को बर्बाद कर दो, टाइम को बर्बाद मत करो। दूसरी बात यह है कि जब साइंस दिलाई तो ज़बरदस्ती मैंने साइंस ली, गणित पढ़ी। 12th क्लास में मेरे गणित में 100 में से 100 नंबर है। बीएससी करी, आईआईटी की तैयारी की, बहुत सारे मुश्किल काम मेरे से ज़बरदस्ती करवाए। तो मेरे को आईएएस की तैयारी उतनी मुश्किल नहीं लगी जितनी आईआईटी की तैयारी लगी थी। ऐसे ही हो गया। मैं तो मानता हूँ कि लगातार मैं इसको पढ़ते रहा जॉब के साथ, मेरे को किसी और काम में इंटरेस्ट था नहीं। तो मैं रोज़ 5-6 घंटे पढ़ता गया। लिखने में प्रैक्टिस ठीक है, हैंडराइटिंग सुधारने में भी शुरू के मास्टर साहब जैसे धन जी हैं, पापा हैं और भी शिक्षक हैं, उन लोगों ने जो हैंडराइटिंग सुधारी वही मेंस में काम आती है, उसी के निबंध में नंबर आते हैं। तो अपना क्या इस जीवन में, अपना क्या इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार है। दूसरी बात ये कही कि आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए, दोस्त बदलने चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। कान्हाराम जी जैसा मोटिवेशन तो मुझे आता नहीं है क्योंकि मैं लंबे समय ठहरा हुआ, तो बहुत ठहर के पढ़ाई की, रुक के, तो मुझे इतना जोश एकदम आता नहीं है।
तो अगर आपके दोस्त आपको लगता है कि ऐसे नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी, वो ये किसी दार्शनिक की बात है कि आप कुछ भी नहीं हैं, अपने आसपास के 5 लोगों का औसत हैं। तो मान लीजिए आपके दोस्त, मेरे को लगा कि मेरा कोई दोस्त ऐसा नहीं है जो मुझे पढ़ने में मदद कर सकता है या रोक सकता है, तो अपना दोस्त बना लीजिए किताबों को। भगत सिंह जब जेल में थे, सुबह को 4:30 बजे जेलर आया, बोला कि योर टाइम इज ओवर, आज आपको हैंग कर दिया जाएगा। तो भगत सिंह ने कहा बस 10 मिनट दे दीजिए। जेलर आंखें चौंक गई उसकी, बोला कि 10 मिनट में क्या कर लेगा? बोलेगा कि मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ लेनिन एंड मार्क्स, उसके 15 पेज बचे हैं, वो मुझे पूरे कर लेने दो। तो किताबों से बेहतर दोस्त कोई नहीं हो सकता। मुझे लैब असिस्टेंट की नौकरी, जैसे हमारे यहाँ पे पन्नाराम जी हैं, ये सारंग साहब हैं, इन सब के साथ में मैंने ज्वाइन किया था। सारंग सर के साथ में लैब असिस्टेंट ज्वाइन किया था। उसके बाद में ड्यूटी के साथ में नौकरी करता था, और नौकरी के साथ में मैं पढ़ाई करता था। 9 बजे स्कूल जाना होता था, मैं सुबह 3 बजे उठ जाता, 3 से लेकर 9 बजे तक पढ़ाई करता। पर मेरे से ये फॉलो 3 दिन ही होता था। उसके बाद में फिर मुझे टेंशन होती है, सबको होती है, जब हमारा टाइम टेबल फॉलो नहीं होता ना। मैं एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ, हम चाह के भी, मैं एक दिन 12 घंटे पढ़ लेता हूँ, 3 दिन बीमार होता हूँ, तो चाह के भी नहीं पढ़ सकते ज़्यादा, तो आपका टाइम टेबल बिगड़ेगा, आप ज़बरदस्ती फ़ोन चलाओगे। मैं आईएएस बन गया हूँ, फिर भी मैं कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 घंटे लगातार यूट्यूब पे रील्स देखता था, फेसबुक चलाता था। फेसबुक पे खुद की आईडी नहीं है तो किसी का भी देखता है। हम सब लोग एक तरह से देखें तो इस गैजेट के शिकार हैं। तो मैंने ये तय किया कि मैं एक कमरा जहाँ पे लूनी में रहता था, कि इसमें फ़ोन नहीं लेके जाऊँगा, और अगर जितनी बार मैं फ़ोन आके देखूंगा, उसके काउंट में 5 गुना पुशअप लगाऊंगा। तो अपने आप को रिवार्ड या पनिशमेंट से जोड़ दीजिए। मैं हफ्ते में अगर 50 घंटे पढ़ लेता था, तो मैं ये सोचता था कि मैं घूमने जाऊंगा माउंट आबू, मेरे पास में रेलवे स्टेशन था, तो मैं वहाँ से चेन्नई तक कहीं पे भी घूमने जा सकता हूँ। हफ्ते में अगर 50 घंटे मैंने पढ़ लिया, तो मैं अपने आप को रिवार्ड देता था। ऐसे ही करके जब मैं और प्रहलाद नारायण शर्मा हमारा दोस्त है, वो आईएएस बना, तो ये चीज़ मेरे को उन लोगों ने सिखाई। अच्छे दोस्त का ये फायदा होता है। प्रहलाद ने, हम लोग लाइब्रेरी जाते थे दृष्टि के, तो प्रहलाद काजू कतली खरीद के लाता था और मुझे दिखाता था, बोलता था कि 2 बजे तक पढ़ेगा मेरे साथ, तभी काजू कतली खिलाऊंगा। तो हम 2 बजे तक पढ़ते, काजू कतली खा के फिर सोते। काजू कतली खाने के बाद में तुरंत नींद नहीं आती मीठी चीज़ खाने, तो थोड़ा डिस्कस करते, और डिस्कस करने के बाद में लाइब्रेरी में ही सो जाते। तो लाइब्रेरी में सो जाने वाली यादें जब आती है, तो जो 3 महीने थे मेंस के, तो उस टाइम यही याद आता था। मैं प्रहलाद को, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो कविताएं सुना देता हूँ, प्रहलाद को सुना देता था कि जिंदा रहने के मौसम तो बहुत होंगे, मगर जान देने की रुत रोज नहीं आती। तो ऐसे ही 3-4 महीने जान लगा दी थी हम लोगों ने। अच्छा प्रयास किया, वो भाई पिछले साल सेलेक्ट हो गया, मैं इस साल सेलेक्ट हो गया। और हम लोगों का जो रूम है उसमें भी अभी बाड़मेर के 2 मेरे दोस्त रहते हैं, वो भी बहुत जल्दी सेलेक्ट होंगे। रही बात मेंटरिंग की, कि मैं आपको गाइड करूँ, सबको सब पता है, लेकिन सोर्स सही नहीं है। आप लोग कभी कोई भी भर्ती है, उसका नोटिफिकेशन देखने के लिए आप कोई भी वेबसाइट पे चले जाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, पता नहीं सरकारी रिजल्ट कौन सी, लेकिन हमेशा जो बोर्ड है, जैसे यूपीएससी है, आरपीसी, उस बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए। नोटिफिकेशन पढ़ना सिलेबस पढ़ने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मेरा एक दोस्त है, वो बाड़मेर का हीरो होता, मैं तो गलती से हो गया, उसके मेरे से ज़्यादा नंबर है, ओबीसी का सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया मेरे भाई का। उस बात पे मुझे रोना आता है कि कोई बात नहीं, मेरे से ज़्यादा नंबर है और ओबीसी का सर्टिफिकेट खारिज होने के कारण वो सेलेक्ट होने से रह गया और गुमनाम रह गया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी फॉर्म भरते समय किसी की बात नहीं सुननी है, नोटिफिकेशन निकालना है। अब दीपो भव, कोई आपको मार्गदर्शन नहीं करे, किसी से मत पूछो, नोटिफिकेशन निकालो, खुद से नोट्स बनाओ, खुद से फॉर्म भरो। कुछ छोटे मोटे काम सीखेंगे तो खुद का फेसबुक अकाउंट बनाने में जोर नहीं आता, फॉर्म भरने में कौन सा जोर आता है। नई चीज़ें सीखोगे, अपने आप से मशक्कत करो, तो डाउनलोड करो, उसमें देखो किस तारीख तक सर्टिफिकेट बनाना है। तो ये बहुत माइनर चीज़ें हैं, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक बात जो आप मेरे से अगर सीख सकते हैं तो वो ये है कि ऑथेंटिसिटी पे ध्यान दो। कौन बोल रहा है, ट्विटर पे किसने ट्वीट किया है, ये देखो कि उसके ब्लूटूथ लगा है कि नहीं लगा, वो कितना भरोसेमंद आदमी है। किसी की बात अपन कहीं भी शेयर कर देते हैं। हुआ क्या था कि
ऐसा होता है कि जब तक सत्य जूते पहन रहा होता है, झूठ आधा रास्ता पार कर लेता है। ऐसे एक निबंध आया था यूपीएससी में कभी। तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि मुजफ्फरनगर में दंगे शुरू होने वाले थे, तो किसी ने एक वीडियो वायरल कर दिया, उसकी वजह से अलवर में दंगे हो गए। बाद में पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि वो अफगानिस्तान का वीडियो था, जिसके कारण 5 लोग मर गए। तो कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले या किसी की बात मानने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी जब फॉर्म भर रहे हो तो किसी को पूछो मत, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है, दिक्कतें आती है। इस जगह मेंटोर की ज़रूरत होती है, आदर्श किशोर जी जैसे लोग मदद करते हैं। और मैं तो कहता हूँ अप दीपो भव, जो बुद्ध भगवान कहते हैं। ठीक है, रही बात, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि भगवान बुद्ध जी से याद आया कि भगवान जब बुद्ध जब को उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनसे लोगों ने पूछा कि संसार में सबसे सुखी आदमी कौन है। तो बुद्ध भगवान ने जवाब दिया कि एक यात्री, एक ट्रैवलर होता है वो सबसे सुखी होता है, जो यात्री होता है वो सबसे सुखी। और उन्होंने कहा कि खास करके वो यात्री जिसने हाल ही में एक यात्रा पूरी की। तो मैंने तो एक यात्रा पूरी हुई है मेरी, और इस मामले में बहुत खुश हूँ। आप सब लोग मेरी खुशी के साझेदार बने, इसके लिए शुक्रिया। अब आपके कोई सवाल हैं तो मैं जवाब दूंगा।